नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उसका हूबहू उदाहरण आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जो मनीष कश्यप हैं। सीधे सवाल करेंगे और सीधे जवाब लेंगे, क्योंकि एक वो भरता चेहरा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तमाम चीजें इनके पीछे हुई कि सत्य को अगर आप आगे ले जाते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भी देखने को मिलता है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ, क्या कुछ पूरी कहानी है और आगे की क्या रणनीति मनीष कश्यप की रहने वाली है, सीधे बात करते हैं। मनीष कश्यप जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला लाइन बोला कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात सत्य है कि मेरे ऊपर एनएसए लगा और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। और कोर्ट ने बताया ऐसे लोगों को कि एनएसए जो है मनीष कश्यप के ऊपर गलत तरीके से लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर बहुत सारा केस है, मुकदमा है। मैं अभी भी परेशान हूँ और मुझे अभी भी बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। जितने सारे केस मुकदमे मेरे ऊपर हुए, सब कहीं नहीं तो कहीं वीडियो बनाने के लिए, लोगों की आवाज उठाने के लिए, इन सब चीजों के लिए मेरे ऊपर हुआ। आगे की रणनीति आपने पूछा है। रणनीति बस इतनी ही है कि जितना दूर तक रास्ता दिख रहा है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे और फिर वहां तक पहुंचने के बाद जहां तक रास्ता दिखेगा वहां तक चलेंगे। रणनीति यही है। जी मनीष जी, ये बताइए, कहा जाए तो जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जितने आपके वीडियोस देखे हैं, एक सिविल इंजीनियर का छात्र कैसे पत्रकारिता की ओर बढ़ गया और ऐसी सच को उजागर किया कि उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। देखिए, आज भी मैं सिविल इंजीनियर हूं और कल भी मैं सिविल इंजीनियर था और भविष्य में भी मैं सिविल इंजीनियर रहूंगा। यानी कहने का मतलब है ये कि मैं सिविल इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर हूं और सिविल इंजीनियर रहूंगा। जैसे राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। तो मैं पहले घर बनवाता था, बिल्डिंग बनवाता था, पुल बनवाता था, प्लास्टर करवाता था, टाइल्स लगवाता था, फ्लैट का फिनिशिंग करवाता था और उसके लिए मुझे जो है कंपनी पैसा देता था। उसके बाद से जो है मैं सड़कों पे उतर गया और आज भी मैं सड़क, बिजली, पानी, रोड, नाला ऊपर, नाला नीचे, सरकारी भवन जो बन रहा है वो गलत तरीके से बन रहा है, उस चीज को मैं दिखाता हूँ। हाँ, भगवान ने जो है उसके लिए भी मुझे मैं चलता हूँ, गाड़ी से चलता हूँ, कुछ लोगों को लेके चलता हूँ। तो भगवान ने बोला कि नहीं बाबू, तुम सिर्फ अपनी रोजी रोटी की बात नहीं करोगे, तुम सिविल इंजीनियर हो और तुमको सही जगह पे हम ड्यूटी दे रहे हैं। तुम जाओ सड़क पे, दिखाओ सड़क की कंडीशन खराब है और खराब कंडीशन की वजह से जो है गाड़ी एक्सीडेंट होता है, लोगों का डेथ हो जाता है। तो जाओ वहां पे, जान बचाने का प्रयास करो। और हाँ, तुमको हम पैसे की भी कमी नहीं होने देंगे। तुम जितना जॉब करते थे, उस जितनी सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा जो है हम देंगे, हम व्यवस्था करेंगे, हम प्रबंध करेंगे। और भगवान ने मुझे नए रास्ते पे भेज दिया। यूट्यूब से मुझे पैसा भी आता है और ठीक ठाक पैसा आता है। मैं अच्छे ढंग से चल पाता हूं और मैं अपने साथ जो काम करते हैं उन लोगों को सैलरी भी देता हूं। पहले मैं किसी कंपनी में नौकर हुआ करता था, आज मैं अपने यूट्यूब के दुनिया का अपना जो चैनल है उसका मैं मालिक हूं और बहुत सारे लोगों को नौकरी दे के रखा हूं। तो भगवान ने मेरे लिए एक रास्ता निर्धारित किया और मैं आज भी सिविल इंजीनियर हूं और यूट्यूबर हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। लेकिन आपकी इसी पत्रकारिता को कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब सच्चाई को दिखाने लग जाए, जगह जगह की वो सच्चाई, जैसे प्रवासी मजदूरों को लेकर के आपको जो पूरा मामला उठ करके आया, वो उसके साथ बिहार के बादलपुर का पुल जो आप जेल में थे और उसी समय वो ढह जाता है, तब आपका वो वीडियो वायरल होता है। देखिए, मैं आपको एक चीजें बताना चाहता हूँ। दुनिया कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है कि आपकी अच्छी चीजों को भी जो है गलत तरीके से कैसे प्रोड्यूस करता है। कोरोना के समय में जब बिहार के मजदूर बहुत परेशान थे, बहुत परेशान, तो मैंने एक फोटो बनवाया। मैं मैसेज देना चाहता था अलग तरीके से। मैंने अपना आधा सर का बाल मुंडवा लिया, आधा मूछ मुंडवा लिया, आधा दाढ़ी मुंडवा लिया और मैंने सवाल किया। मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। मैंने सवाल किया और बहुत तीखे सवाल किया, बहुत कड़वे सवाल किया कि मोदी जी आप सिर्फ और सिर्फ अमीरों की देखते हैं, गरीबों की क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं उनका मदद कर रहे हैं। मैंने ये सवाल किया और मैंने बोला कि गरीबों का जैसे ये जो सरकार का खजाना जो है गरीबों के लिए खाली है, जैसे इधर बाल नहीं था, इधर दाढ़ी का बाल नहीं था। उसके बाद असर ये हुआ कि वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसी समय एट ए टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर 50-52 नई ट्रेनें घोषणा की गई, जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से। अखबार है, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में ये खबर है। वो वीडियो बनाया, उसके बाद से 24 घंटे के अंदर अंदर 50 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई, जिससे मजदूर अपने घर पे आ सके। कोरोना में जो मजदूर परेशान थे। अब जरा सोचिए, मैं एक सरकार से इतने कड़वे सवाल पूछता था, सरकार के पास वो कड़वा सवाल जाता था, सरकार एक्शन लेता था और मजदूरों का मदद हुआ। ना जाने उसके वजह से कितने मजदूर अपने घर आए, वापस आए। हालांकि वो आते,
लेकिन कुछ देर के बाद आते उन उस बीच में ना जाने कितने लोगों को परेशानी होती। उस फोटो को जो है आज के समय में कुछ लोग वायरल करते हैं, कहते हैं कि ऐसा वैसा बहुत गंदा ये लेके देखा जाए तो हाँ हाँ ट्रोलिंग करने का प्रयास करते हैं। अब जरा सोचिए कि दुनिया कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है कि आप समाज के लोगों के गरीबों की मदद करने के लिए एक प्रयास करते हैं और उस प्रयास में भी जो है ना आपका अपमान करने का प्रयास किया जाता है। तो आज जो है लोग समझते हैं, जानते हैं मुझे कि मनीष कश्यप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसलिए जो है मुझे प्यार व्यार मिलते रहता है लोगों की तरफ से और मैं अपना काम करते रहता हूँ। मनीष कश्यप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि जब आप 9 महीने जेल में थे और जब आपकी रिहाई हुई तो उस दरमियान आपके कई बातें जो है खूब वायरल हुई। आपने ये सवाल ये उठाया था कि जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा उस दिन से मैं ये दावा करता हूं कि बिहार सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और बिहार सरकार गिरने वाली है। तो क्या वाकई अब ये माना जाए कि राम नगरी में आकर के वो काउंटडाउन शुरू हो गया है? देखिए, आप अच्छी पत्रकार हैं, पॉलिटिकली नॉलेज आपको अच्छा है, आप बताइए कि बिहार का खेमा तो आपने संभाल रखा है। आपके हिसाब से क्या लगता है, बताइए। मेरा काम तो सवाल करने का है और मैं गलत, बिल्कुल गलत। और यही पत्रकार जो है गलती करते हैं, एकदम गलत। पत्रकारों का काम सिर्फ सवाल करना नहीं है, पत्रकारों का काम सवाल करके और सुधार करवाना भी है। और यही चीजें हम लोग अपना कर्म कर्तव्य दायित्व भूल गए हैं, एकदम भूल गए हैं और ये गलत है। और अगले बार से कोई पत्रकार अगर ये बात करे ना कि हमारा काम सिर्फ सवाल करना है, तो पत्रकार जो है ना अधूरा पत्रकार है, वो पूरा पत्रकार बन ही नहीं पाया। जब तक सिर्फ आप सवाल कीजिएगा ना, तब तक सिर्फ अधूरा पत्रकार आप रहिएगा। सवाल करने के साथ साथ आपका काम है कि समाधान भी करना, सॉल्यूशन भी करना, रास्ता भी दिखाना और रास्ता बनवाना भी, लोगों का सपना को जिंदा करना और सपनों को पूरा करना भी, नेताओं से सवाल करना और नेताओं को सही रास्ते पे लाना भी। सिर्फ अगर आप सवाल करती हैं और कोई भी पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का हो, सिर्फ सवाल करता है तो समझिए कि वो अपना पेट पालना चाहता है, समझिए कि वो टीआरपी के लिए काम कर रहा है। और सवाल के साथ साथ वो सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो समझिए कि वो अपना पेट भी पाल रहा है और अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर रहा है और सोसाइटी को कुछ दे भी रहा है। तो आज के बाद से आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा काम सिर्फ सवाल करना है। आपका काम सवाल भी करना है, आपका काम जवाब भी देना है, आपका काम जो है सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को दिखाना भी है और आपका काम सॉल्यूशन करना भी है। बिल्कुल, अगर मैं ये सवाल को पूरा कर देती तो शायद मुझे ये जवाब न मिल पाता, इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल किया। ये बताइए, आपने शुरुआती दौर में कहा कि पहले आप जो है बिल्डिंग बनाते थे, बिल्डिंग को मजबूत करते थे, उसकी सारी फिनिशिंग को देखते थे, तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि देश को मजबूत करने के लिए मनीष कश्यप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ स्टेट, जैसे बिहार है, उसका उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के मजदूरों की बात करते हैं, बिहार को सशक्त बनाने की बात करते हैं, बिहार अगर विकसित हो जाएगा, विकसित बिहार हो जाएगा जैसे और भी बहुत सारे राज्य है, तो इंडिया ऑटोमेटिक जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो अगर हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं तो देश के विकास की बात कर रहे हैं। बचपन से ही मैंने पढ़ाई किया, सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, वहां पे हमें बताया गया कि फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होगा। बिहार का फाउंडेशन जो है वो एकदम जर्जर हो चुका है और उसको दिमक की तरह वहां के नेता है और भी जर्जर कर चुके हैं। तो बिहार के फाउंडेशन को मजबूत करने की जरूरत है और बिहार के फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा और देश के फाउंडेशन में बिहार है। तो जिस दिन बिहार मजबूत हो गया उस दिन देश का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक बिहार जो है डेवलप स्टेट नहीं होगा ना, तब तक अपना देश जो है वो डेवलप कंट्री नहीं होगा। तो पहले बिहार को डेवलप किया जाए, उसके बाद से देश तो ऑटोमेटिक अमेरिका, चीन, रसिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी डेवलप ना हो। देखिए, अगर देखा जाए तो बिहार से सबसे बड़े बड़े अधिकारी के पद को लोग हासिल करते हैं, लेकिन जगह नाम से जाना जा रहा है। देखिए, बुद्धिजीवी लोगों की खामोशी ही बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार में बहुत जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार, अपना पेट और बच्चा दिखा, इस दिन उन्हें लगेगा कि नहीं, इनसे पहले जो है हमारा दायित्व है, जो है हमें अपने स्टेट के लिए कुछ करना है, उस दिन बिहार डेवलप हो जाएगा। तो उन्हें भी बिहार के विकास के लिए प्रयास करना होगा
1963 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे हुआ था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। बिहार जो है जीडीपी के मामले में देश में तीसरे के तुलना में खड़े हो जाएगा। बिहार के डेवलप ना होने की कमियां आप कहां पे देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार से आज सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी पे के पद को लोग हासिल करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जा रहा है? देखिए, बुद्धिजीवी लोगों की खामोशी ही बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार, अपना पेट और अपना बच्चा दिखता है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि नहीं, इनसे पहले जो है हमारा दायित्व है, जो है हमें अपने स्टेट के लिए कुछ करना है, उस दिन बिहार डेवलप हो जाएगा। तो उन्हें भी बिहार के विकास के लिए प्रयास करना होगा। 1963 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा एक सर्वे हुआ था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। बिहार जो है जीडीपी के मामले में देश में तीसरे नंबर पे था, थर्ड नंबर पे बिहार था। उड़ीसा अलग हो चुका था बिहार से, बंगाल से बिहार अलग हो चुका था। उसके बावजूद जो है तीसरे नंबर पे था बिहार डेवलपमेंट के मामले में। गूगल पे आप सर्च मार सकती है, देख सकती हैं। श्री कृष्ण सिंह जो है उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तीसरे नंबर पे ओवरऑल ह्यूमन इंडेक्स में, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में बिहार नंबर 1 पे, और डेवलपमेंट रेशियो पे बिहार नंबर 1 पे, यानी जो विकास दर है वो बिहार का पूरे देश में नंबर 1 पे था 1963 में। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट मतलब इंसानों का विकास, वहां के लोगों का विकास जो है वो भी नंबर 1 पे था। ये मेरा कहना नहीं है, फोर्ड फाउंडेशन के जो अर्थशास्त्री थे 1963 में जो सर्वे किए थे उनका कहना है। कांग्रेस की सरकार थी और संसद ने कमेटी बनाया था, यानी एक पर्टिकुलर सरकार ने नहीं, उसमें विपक्ष के नेता सब लोग मिलकर एक कमेटी बनाए थे। और मतलब कि जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पर था। आज 2023 में बिहार जो है देश का सबसे पिछड़ा जो राज्य है उससे भी 40 साल पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं बिहार के नेता जो है वो जाति की राजनीति करना शुरू कर दिया और अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन को ही अपना परिवार समझा। जिस दिन वो लोग जो है पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार समझते, पूरे देश के लोगों को अपना परिवार समझते, शायद जो है बिहार 1963 में जो है डेवलपमेंट के मामले में तीसरे नंबर पे था, डेवलपमेंट रेशियो के मामले में पहले नंबर पे था, जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे था, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में पहले नंबर पे था। वो बिहार आज हर चीज के मामले में पहले नंबर पे होता। ठीक है, मात्र 3 सवाल लूंगी आपसे क्योंकि चर्चा को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आपके पास भी समय कम है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने जेल की रिहाई के समय एक और बयान दिया था, हाल ही में इंटरव्यू के दरमियान वो मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा था, आपने ये बोला था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, वैसे ही मैं बिहार सरकार को हराने वाला हूं, क्योंकि बिहार सरकार जो है दीमक की तरह लोगों को चाट रही है। तो क्या वही कूटनीति अपनाने वाले हैं? देखिए, पत्रकारों का काम है सही चीजों को दिखाना, सही चीजों को बताना। आपने पूरा सवाल को ही घुमा दिया। मैंने बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन को समझाते हैं, जिस तरीके से, जिस भाषा में पाकिस्तानी समझते हैं, चाइनीज वाले समझते हैं, जिस भाषा में, उसी भाषा में समझाते हैं, उसी भाषा में मैं मनीष कश्यप बिहार के भ्रष्टाचारियों को समझाऊंगा जैसे वो समझाते हैं। तो पॉलिटिकली मैं अभी नहीं सोचा हूं कि राजनीति में क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में मैं नहीं सोचा हूं। बस हम लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करने वाले लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है अपने बायोग्राफी में लिखे थे कि वो राष्ट्र, धर्म और पंचजन के संपादक हुआ करते थे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो लोग राष्ट्रवाद के लिए लिखते थे और सच को लिखते थे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को जो है दबाने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में इतने सारे तीर होते हैं कि वो जब चाहे पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला दबा सकता है, और इस प्रकार से दबाएगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। ये इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके और सबसे महान प्रधानमंत्री में से एक अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य है। जब उनको दबाया जा सकता है और आजादी के जस्ट बाद दबाया जा सकता है, तो मनीष कश्यप को भी दबाया गया है। तो अगर उनको मजबूरी में अपना रास्ता बदलना पड़ा, और इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल वाले रास्ते पे अगर उनको आना पड़ा, तो भविष्य में अगर इसी प्रकार से सरकार जो है मुझे दबाना चाहे, दबाता रहेगा, तो मैं भी वही रास्ता अख्तियार करूंगा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने रास्ता अख्तियार किया था। और मैं भी वो सारे नियम का पालन करते हुए टॉप पे जाके सारे नियम को बदल के जो है नया बिहार बना दूंगा। ठीक है।
ठीक है, तो आपके दावे बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है कुछ उथल पुथल भी रहेगी और मुझे मेरे रास्ते पे चलने दो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे मेरे रास्ते पे चलने दो। तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। वो लोग छेड़छाड़ करेंगे, मुझे दबाने का अरे मेरी ये छोटी सी दुनिया है। यूट्यूब फेसबुक पे मैंने वीडियो बनाता था, अरे फेसबुक को लेटर लिख दिया इन लोगों ने, गूगल को लेटर लिख दिया कि आपके अकाउंट तक सील किए गए। अरे अकाउंट नहीं, यूट्यूब भी बंद करने के लिए इन लोगों ने लेटर लिख दिया। यूट्यूब ने जवाब दिया कि नहीं, हमें हमारे इस पे जो है ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं है कि हम इनके चैनल को बंद करें। यूट्यूब ने जवाब दिया, यूट्यूब ने मुझे बचा लिया। इसीलिए मैं प्राउड यूट्यूबर अपने आप को बोलता हूं। यूट्यूब ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। ये सरकार के द्वारा अगर कोई संस्थान चलाई गई होती बिहार सरकार के द्वारा तो कब का मेरा चैनल बंद कर दिया गया होता, कब का चैनल बंद कर दिया गया होता। यूट्यूब ने साफ साफ जवाब दिया था सरकार को। सरकार ने मेरे खिलाफ यूट्यूब को लेटर लिखा था, गूगल को लेटर लिखा था, फेसबुक को लेटर लिखा था, ट्विटर को लेटर लिखा था, इंस्टाग्राम को लेटर लिखा था कि इनका सब कुछ बंद किया जाए। और इन सब ने, फेसबुक ने बचा लिया, यूट्यूब ने बचा लिया, इंस्टाग्राम ने बचा लिया, ट्विटर ने बचा लिया। मेरा कहीं कोई अकाउंट डिलीट नहीं करवा पाया सरकार। जरा सोचिए। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मनीष कश्यप जी, ये बताइए कि आज के समय गोदी मीडिया की जगह जगह होड़ मची हुई है। उस बीच में जब आप सच दिखा देते हैं तो आपको जेल हो जाती है, उसके साथ देशद्रोह का जो है आप पर वो लग जाता है। देखिए, कमाल की बात यह है कि मैं भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसके ऊपर एनएस से लगने के बावजूद वो जेल से बाहर निकला तो किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। नहीं तो जिसके ऊपर एनएस से लगा है जाके देखिए कि उनको बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया देशद्रोही का, किसी ने मुझे नहीं कहा। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस करता हूं, अयोध्या में बैठा हूं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि कोर्ट ने मेरे ऊपर से एनएस से 7 महीने का अंदर अंदर खारिज कर दिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 1980 से एनएस जो है इस देश में इंप्लीमेंट हुआ। 1980 से पहले जो है, 1977 से पहले जो है मिसा नाम था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मिसा के अंडर में जो है इंदिरा गांधी ने बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला था, जिसमें लालू जी, वलू जी सब लोग जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, वो भी जेल गए थे। मिसा के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी 6 मंथ डिटेंशन पीरियड होता था। 77 के बाद से जनसंघ की सरकार आई और उसने मिसा को हटा दिया। तो 77 से 80 3 साल जनसंघ की सरकार रही, मिसा नहीं आया। फिर 80 में इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने फिर एनएसए ला दिया, मिसा का नाम बदल के एनएसए ला दिया और 6 महीना का डिटेंशन पीरियड को बढ़ा के 1 साल कर दिया। उस 1980 से लेके 2023 यानी 43 साल के अंदर कितने पत्रकार पे एनएसए लगा? एक भी नहीं। कितने यूट्यूबर पे एनएसए लगा? एक भी नहीं। मैं भारत का पहला ऐसा पत्रकार अगर मानती है तो पत्रकार, पहला ऐसा यूट्यूबर मानती है तो यूट्यूबर जिसपे सरकार ने एनएसए लगाया। और इस 43 साल के दौरान जिनके ऊपर भी एनएसए लगा उनको जो है लंबा पीरियड जेल में रहना पड़ा। पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिनके ऊपर से 7 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया। बिल्कुल, ये तभी मैंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल लूंगी, तो क्या आने वाला जो दौर है उसमें मनीष कश्यप पत्रकारिता करके बिहार सरकार को दांतों तले चने दबवाएंगे या सत्ता में उतर करके इनकी गाड़ी का पंचर जो है पहिया करें? देखिए, ये लोग अगर बिहार के लोगों के खिलाफ, बिहार के खिलाफ और बिहार के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाएंगे तो ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में हम समझा के जो है इन्हें तो सुधारने का प्रयास करेंगे और बिहार को भी सुधारेंगे। बस इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो हमारे साथ मनीष कश्यप जी मौजूद थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सरकार जिस भाषा में समझेगी उसको उस भाषा में जवाब देंगे। बिहार सरकार बोल दीजिए उसमें बीच में। देखिए, उन्होंने करेक्शन भी करवाया है कि बिहार सरकार के लिए ही साफ तौर पर ये अगर कहें तो एक चुनौती के बतौर देखा जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पत्रकारिता को लेकर के उनके सवाल उठे, सवाल उठने के साथ साथ इतना जुल्म अगर कहें तो गलत नहीं होगा, एनएसए लगाई जाती है, सच को दिखाना क्या वाकई इतना गलत है? क्या हम पत्रकारिता के तले अगर हम कोई बात उजागर करते हैं तो यकीनन कि इस पर इस तरह के अत्याचार होंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि आज मैं मनीष कश्यप से बात कर रही हूं और उन तमाम सच को वो साथ ही साथ उन्होंने उजागर भी किया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के